हेलो गाइस। रात का वक्त राठौड़ मेंशन। इस वक्त घर के सभी बच्चे छत पर मौजूद थे। छत के बीच में गद्दे बिछाए गए थे और बीच में ही कई सारे स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक्स रखे हुए थे। अरमान और आहिल वहां पर भी अपनी फाइल लेकर बैठे हुए थे। ये देखकर सुकून और दिव्या दोनों चिढ़ गई। दोनों जाकर अरमान और आहिल की गोद में बैठ गई। आहिल और अरमान जो किसी इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कस कर रहे थे, अपनी शैतानों को देखकर उन्होंने अपने काम को बंद किया और दोनों को ठीक से गोद में बिठाकर कहा, यह आप दोनों क्या कर रही हो। सुकून ने अरमान के फेस को अपने हाथों में भरकर मासूमियत से कहा, मिस्टर हैंडसम, हमारे यहाँ पर गेम खेलने आए हैं ना, पर फिर भी आप यहाँ पर काम कर रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। सुकून की बात सुनकर अरमान ने सुकून के गालों को सहलाकर कहा, ओ रियली एंजल, आप मुझसे बात नहीं करोगी। सुकून ने गुस्से से मुंह फुलाकर कहा, नहीं करेंगे तो क्या कि आप हमारे साथ बिल्कुल भी खेलते नहीं हो। देखो अनु दीदी, रोहन भैया कैसे खेल रहे हैं। इतना कहकर उसने अनन्या और रोहन की तरफ इशारा किया, जो एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे और एक दूसरे को टीस करते हुए चिढ़ा रहे थे। सुकून की बात सुनकर अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सुकून से कहा, क्योंकि वह दोनों बेवकूफ है इसलिए टाइम पास कर रहे हैं। अरमान की बात सुनकर सुकून ने मुंह फुलाकर कहा, हमें आपसे बात नहीं करनी है, आप हमारी एक भी बात नहीं मानते हो। गुस्से की वजह से सुकून की छोटी सी नाक पूरी रेड हो चुकी थी और वह इस वक्त बहुत ही क्यूट बनी की तरह लग रही थी। अरमान ने उसके नोज पर किस करते हुए कहा, ओ माय क्यूट एंजल। अरमान की बात सुनकर सुकून ने इतराते हुए कहा, वह तो हम हैं, हमसे ज्यादा क्यूट कोई भी नहीं है, पर आप एक नंबर के खड़ूस हो। आप हमारी कोई भी बात नहीं मानते, अपने आप के लिए खड़ूस। सुनकर अरमान की भवें तंग गई। उसने अपनी आईब्रो उच्च खाते हुए सुकून से कहा, क्या कहा एंजल, अपने खड़ूस। और मैं। सुकून ने अपना सर जल्दी से हाँ में हिलाया और कहा, आप हमारी कोई भी बात नहीं मानते। देखो कार्तिक भाई कैसे आरजू की बात मानते हैं और रोहन भाई भी अनन्या की बात मानते हैं, बस आप और आहिल भाई ही हमारी और दिव्या की बात नहीं मानते। दिव्या, जो कि आहिल की गोद में बैठी सुकून की शिकायतें सुन रही थी, जैसे ही उसने सुकून की बात सुनी उसने जल्दी से आहिल की तरफ देखा और अपनी गर्दन हाँ में हिलाया और कहा, हाँ आप भी हमारी बात नहीं मानते, हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। अरमान और आहिल ने एक दूसरे की तरफ देखा और लाचारगी से अपना सर हिला दिया। फिर उन्होंने अपनी गोद में बैठी हुई अपनी नन्ही शैतानों को देखा, जो गुस्से से मुंह फुलाए हुए थे। दोनों ने उन दोनों का फेस अपने हाथों में पकड़ा और कहा, तो क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें कपकेक। दोनों ने एक साथ पूछा। सुकून और दिव्या ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, आप दोनों हमारे साथ गेम खेलो। आहिल और अरमान ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बेमन से हाँ कहा, क्योंकि वह दोनों कुछ भी हो अपनी इन प्यारी प्रिंसेस को उदास नहीं होने दे सकते थे। उन दोनों की बात सुनकर कार्तिक, जो कि उनसे कुछ दूरी पर आरजू के साथ मस्ती कर रहा था, उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। असल में यह आइडिया कार्तिक का ही था। उसने दिव्या और सुकून से बाहर जाकर मासूम बनकर उन दोनों को मनाकर गेम खेलने के लिए मनाने को कहा था और कार्तिक ने अच्छे से प्लान बनाया हुआ था कि वह आज इन दोनों को कैसे परेशान करेगा। कार्तिक ने खुद से ही सोचा कि आखिर अरमान ने उसे साउथ अफ्रीका जाने की पनिशमेंट तो दे ही दी है, तो अब क्यों ना वह अरमान को परेशान करके ही जाए। कुछ ही देर बाद सभी लोग गैदों के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। अरमान की साइड में सुकून बैठी हुई थी और अरमान की दूसरी साइड में आहिल बैठा हुआ था। आहिल के साइड में दिव्या, दिव्या के साइड में आरजू, आरजू के साइड में कार्तिक, कार्तिक के साइड में रोहन, रोहन के साइड में अनन्या, अनन्या के साइड में काव्या, काव्या की साइड में रेहान, रेहान के साइड में राहिल, राहिल की साइड में कीर्ति, कीर्ति की साइड में आदित्य, अंश और वंश। तभी उनमें से सुकून न चाहते हुए कार्तिक से पूछा, भैया हम क्या खेलने वाले हैं। कार्तिक ने एटीट्यूड के साथ कहा, हम यहाँ पर ट्रूथ एंड डेयर अंताक्षरी खेलने वाले हैं।
कार्तिक की बात खत्म होते ही अरमान ने अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ कार्तिक से कहा, मैं कोई गाना नहीं गाने वाला हूँ। कार्तिक ने अरमान की बात सुनकर मुंह बनाया और कहा, मुझे पहले ही पता था तुम्हारे जैसा अकड़ू खड़ूस कभी गाना थोड़ी ना जाएगा। आखिर करेले के मुंह से शहद थोड़ी निकलेगा, तुम्हारे मुंह से तो सिर्फ कड़वी बातें निकलती है। कार्तिक की बात सुनकर अरमान ने कार्तिक को घूर कर देखा और कहा, शायद तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट कम लग रही है, अगर चाहो तो अभी इसे और ज्यादा बढ़ा सकता है। अरमान की बात सुनकर कार्तिक ने खिसियानी हंसी के साथ था, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, जो गाना नहीं आएगा उसके लिए दूसरा रूल है, उससे अपना कोई सबसे बड़ा सीक्रेट हम सब के साथ शेयर करना होगा। कार्तिक की बात सुनकर अरमान ने फिर से कहा, मैं ये भी नहीं करने वाला। कार्तिक ने मुंह बनाकर अरमान से कहा, अब इतना आसान तो ऑप्शन दे रहा हूँ फिर भी तुम्हें मंजूर नहीं है। अरमान ने अपनी लाल आंखों से कार्तिक को घूरा पर कुछ नहीं कहा। कार्तिक उसके घूरने से डर गया और अपनी मुंह बंद करके कहा, ओके, जो मेरी एंजल कहेगी वह तो करोगे ना तुम। कार्तिक की बात सुनकर अरमान और सुकून एक साथ चिल्लाए। अरमान ने कहा, वह मेरी एंजल है, तुम्हारी नहीं। और सुकून ने कहा, भैया हम सिर्फ हमारे मिस्टर हैंडसम की एंजल है, आपकी नहीं। दोनों की बात सुनकर कार्तिक ने बच्चों की तरह मुंह फुलाकर कहा, तुमने मुझसे मेरी प्यारी बहन को छीन लिया अरमान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरमान ने उसे अजीब सा लुक दिया और अपनी नजरें वापस सुकून की तरफ कर ली और कहा, वेरी गुड एंजल, आप सिर्फ मेरी एंजल हो। सुकून ने टिमटिमाती आंखों से अरमान को देखा और कहा, हाँ मिस्टर हैंडसम, हम सिर्फ आपकी एंजल है। फिर कार्तिक ने सबसे कहा, चलो अब ये सब बकवास से ही बंद करके हम अपने गेम पर फोकस करते हैं। सबने उसकी बात पर हाँ में सर हिलाया। फिर कार्तिक ने एक नौकर से कहकर सॉन्ग प्ले करने को कहा। सॉन्ग प्ले हुआ, नाचेंगे सारी रात सोनियो वे, नाचेंगे सारी रात सोनियो वे, कर ले थोड़ा सा प्यार सोनियो वे, कर ले थोड़ा सा प्यार। इसी के साथ सभी लोग पिलो एक दूसरे को पास करने लगे। आखिर में जब सॉन्ग बंद हुआ तब पिलो कार्तिक के हाथ में आकर रुका। ये देखकर कार्तिक ने मुंह बनाकर कहा, पहले मैं ही फंसना था। कार्तिक को देखकर सब हंसने लगे। फिर बीच में रखी हुई चिट में जिनमें सबके नाम लिखे हुए थे वह कार्तिक ने उठाई, क्योंकि जिसका नाम आने वाला था वही कार्तिक को कुछ भी करने को कह सकता था। कार्तिक ने भगवान का नाम लिया और चिट उठाई। चिट पर लिखा नाम पढ़ते ही कार्तिक की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि चिट पर अरमान का नाम लिख कर आया था। उसके एक्सप्रेशन देखकर अरमान ने एक डेविल स्माइल पास कर दी, क्योंकि अरमान को समझ आ गया था कि जरूर चिट पर उसका नाम ही आया होगा। अरमान ने बहुत सार्कास्टिक वे में कार्तिक से कहा, तो कार्तिक किसका नाम आया है? कार्तिक ने हकलाकर कहा, वह प्रिंसेस का नाम आया है। ये सुनकर सुकून एक्साइटेड हो गई, पर उससे पहले अरमान ने कार्तिक के हाथ से चिट छीन कर अपना नाम पढ़ा और टेडी हंसी के साथ कहा, तो तुम गेम में चैटिंग भी करते हो? ये सुनकर सभी के कान खड़े हो गए। अरमान की बात पर आहिल ने हैरान होते हुए कहा, मतलब? अरमान ने अपनी चिट सभी की तरफ पलटी। उस पर अरमान का नाम देखकर सबने घुराकर कार्तिक को देखा। कार्तिक में अजीब सी हंसी के साथ कहा, वो तो मैं मजाक कर रहा था, और वैसे भी प्रिंसेस और अरमान दोनों एक ही तो है। जब देखो तब चिपके रहते हैं, अगर मेरे बस में होता तो मैं उनका बाल विवाह करवा देता। वैसे भी इसमें तो मेरी प्रिंसेस को अपने कब्जे में कर ही लिया है। कार्तिक अजीबोगरीब बातें कर रहा था। उसकी बातें सुनकर सब उसे हैरानी से देख रहे थे। तभी आरजू, जो कि कार्तिक की बाजू में बैठी उसकी बकवास बातें सुन रही थी, उसने एक मुक्का कार्तिक के पेट पर मारा। मुक्का पड़ते ही कार्तिक ने अपना पेट पकड़ लिया और घूरकर आरजू को देखा। आरजू ने घूरकर कार्तिक को देखा और कहा, आप ऐसे पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो भैया? और प्रिंसेस तो अभी कितने छोटे हैं।
और आप अभी से उनकी शादी की बात कर रहे हो, आप एक नंबर के बुद्धू हो। कार्तिक के लिए आरजू के मुंह से बुद्धू सुनकर सब लोग हंसने लगे, पर सुकून ने मासूमियत से आरजू से कहा, आरजू तुमने भाइयों को क्यों मारा? और तुमने बुद्धू बोला, वह तो बुद्धू नहीं है, बुद्धू तो आदि भैया है। अपने लिए बुद्धू सुनकर आदि ने जल्दी से कहा, मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तुम सब मेरी इंटेलिजेंस से जलती हो इसलिए मुझे बुद्धू कह रहे हो। इन सब की बकवास बातें सुनकर कार्तिक मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि कार्तिक को लग रहा था कि अब ये सभी अरमान का नाम चिट्ठी में आने के बाद भूल जाएंगे। वही अरमान जो कार्तिक के एक्सप्रेशन अच्छे से नोटिस कर रहा था, उसने चिल्लाकर कहा, सब चुप हो जाओ, पहले हम सब गेम पर फोकस करेंगे। उसके बाद सुनकर सब लोग चुप हो गए। फिर अरमान ने कार्तिक से कहा, तो अब तुम मेरी दो बातें करनी पड़ेगी, पहली झूठ बोलने के लिए और दूसरी गेम के रूल के मुताबिक। अरमान की बात पर सभी ने एग्री किया, पर कार्तिक का तो दिल दहल गया, क्योंकि कार्तिक को अरमान की टेढ़ी हंसी देखकर यकीन हो गया था कि अरमान उससे कुछ जरूर बुरा करवाएगा, जो उसके लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पर अब कार्तिक के पास कोई चारा नहीं था। एक तो बेचारे ने पहले ही झूठ बोलकर अपनी इज्जत का कचरा करवा लिया था, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आखिर में अरमान में टेढ़ी हंसी के साथ कार्तिक से कहा, तो कार्तिक मेरी पहली शर्त है कि तुम अभी के अभी आइटम सॉन्ग पर हम सबके सामने डांस करोगे। अरमान की बात सुनकर कार्तिक पर तो जैसे बम गिर गया। कार्तिक ने चिल्लाकर कहा, मैं कोई डांस नहीं करने वाला, और वह भी आइटम सॉन्ग पर तो बिल्कुल भी नहीं। पर बाकी सब तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि कार्तिक हमेशा ही सबका मजाक बनाता था। तभी आदित्य बीच में कूद पड़ा, उसने कहा, बिल्कुल भी नहीं, आपको ये करना ही पड़ेगा, गेम का रूल आपने ने ही बनाया था कि कोई भी शर्त मान से मना नहीं कर सकता। आदित्य की बात सुनकर कार्तिक ने घूरकर आदित्य को देखा और मन ही मन कहा, तुझे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आदि के बच्चे जब देखो कहीं भी अपना सर घुसा देता है, बिना वजह मुझे फंसा दिया, तेरी बारी आने देख, मैं तुझे पक्का नहीं छोड़ूंगा। मन ही मन आदित्य को कोसने के बाद कार्तिक ने अपनी नजरें सबकी तरफ घुमा कर देखा। सब उसे एक्साइटेड होकर देख रहे थे। कार्तिक में रूहानी सी शक्ल बनाकर सुकून को देखा और कहा, आप भी चाहते हो आपके भाई ऐसा डांस करें? आप बोलो ना आपकी मिस्टर हैंडसम से, क्या आपके भाई से ऐसा डांस ना करवाएं? सुकून कुछ कहती इससे पहले ही अरमान ने सुकून को उठाकर अपनी गोद में बिठाया और प्यार से उसके गालों को सहलाकर कहा, हुए का गेम तो गेम होता है ना, हम चीटिंग नहीं कर सकते, तो आप हमें ऐसा कुछ भी करने को नहीं बोलोगे? ओके। सुकून ने अपना सर मासूमियत से हाँ में हिलाया और फिर कार्तिक को देखकर कहा, भैया ये तो गेम का रूल है, आपको पनिशमेंट मिली है तो आपको पूरी करनी होगी। कार्तिक ने खुद की हालत पर तरस खाते हुए कहा, चल बेटा कार्तिक हो जा शुरू। इतना कहकर कार्तिक अपनी जगह से खड़ा हुआ। कार्तिक छत पे एक साइड में जाकर खड़ा हो गया। तभी अरमान ने कहा, रुको। इतना कहकर अरमान ने नौकर से कहा, शीला की जवानी सॉन्ग लगाना। वही यह गाना सुनकर सब ठहाके मारकर हंसने लगे और कार्तिक ने कहा, क्यों इतना जुल्म कर रहे हो मुझ जैसे बेचारे बच्चे पर? उसकी बात पर अरमान ने कहा, पहली बात तुम बच्चे नहीं हो, और दूसरी बात ये जुल्म नहीं पनिशमेंट है जो तुम्हें अब पूरी करनी होगी। कार्तिक के पास दूसरा कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसलिए कार्तिक कुछ नहीं कर सकता था। अरमान ने नौकर से कहकर कुछ लाने को कहा। नौकर जल्दी ही एक चुनरी लेकर आया। वो चुनरी देखकर कार्तिक ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? अरमान अपनी जगह से वह चुनरी लेकर खड़ा हुआ, और कुछ नहीं, बस तुम्हारी थोड़ी सजावट। इतना कहकर उसने वह चुनरी कार्तिक को उड़ा दी। कार्तिक इसी तरह लग रहा था, सब उसे देखकर बहुत ज्यादा हंस रहे थे। आरजू तो मोबाइल में उसका वीडियो भी बनवा रही थी, वह बाद में उसे चिढ़ा सके बेचारा। कार्तिक कर भी क्या सकता था। तभी सॉन्ग प्ले हुआ, शीला शीला की जवानी। आई मीन सेक्सी फॉर यू, मेन तेरे हाथ ना आए ना ना ना, सिला सिला की जवानी फॉर यू। गाना प्ले हो रहा था और कार्तिक ठुमके के लगा रहा था।
आरजू, दिव्या, सुकून, अनन्या तो लोटपोट होकर हंस रहे थे और कीर्ति और काव्या का क्या कहना, वह दोनों लगातार रेहान और राहिल के पीठ पर मुके मार मार कर हंस रहे थे। रेहान राहिल एंजॉय करने की जगह उन दोनों बहनों की पिटाई खा रहे थे। और आदित्य का तो क्या ही कहना, वह गेंदों पर लौट लौट कर नागिन डांस कर रहा था। सब लोग कार्तिक और आदित्य को देखकर पागलों की तरह हंस रहे थे, शिवाय आहिल और अरमान के। वह दोनों शांति से ये तमाशा देख रहे थे, हालांकि दिल में वह दोनों भी खुश थे क्योंकि दोनों ज्यादातर अपने काम में ही बिजी रहते थे। पर आज इस माहौल में उन्हें कहीं ना कहीं खुशी हो रही थी। अरमान ने सुकून की तरफ देखा जो गद्दे पर लोटपोट होकर हंस रही थी। हंसते हुए उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल से वह और भी ज्यादा क्यूट लग रहे थे। अरमान ने सुकून को देखकर अपने दिल में कहा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए एंजल, आपके होठों से यह स्माइल कभी नहीं जाने दूंगा, अपनी आखिरी सांस तक नहीं। डांस खत्म होने के बाद कार्तिक आकर अपनी जगह पर बैठ गया और आदित्य ने भी अपना नागिन डांस बंद कर दिया, पर बाकी सब उन दोनों को देखकर पागलों की तरह से जा रहे थे। कार्तिक ने मुंह बनाकर कहा, अब तो बंद करो ये सब। उसकी बात पर सब लोग चुप हो गए। गेम दोबारा से शुरू हुआ। इस बार पीलो सॉन्ग खत्म होने पर अरमान के हाथ में आकर रुका। अरमान को देखकर कार्तिक ने एक्साइटेड होते हुए अरमान से कहा, अब से बच्चों तो अब जल्दी से चिट्ठी उठाओ और बताओ कि किसका नाम आया है। अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के चिट्ठी उठाई, पर बाकी सब डर रहे थे कि कहीं उनका नाम ना आ जाए क्योंकि उन लोगों को अरमान को कोई भी पनिशमेंट देने में बहुत डर लगता था। सब लोग मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि उनमें से किसी का नाम ना आए। अरमान ने जब चिट्ठी खोली तब उस पर लिखे हुए नाम को देखकर उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसकी स्माइल देखकर सभी समझ गए कि जरूर सुकून का नाम आया होग, शिवाय हमारी मासूम सुकून के। अरमान ने कहा, एंजल ये सुनते ही सुकून ने ताली बजाकर मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची। अरमान ने प्यार से उसकी नाक को खींचते हुए कहा, मुच्छी। सुकून ने अपने सर पर उंगली रखकर कुछ देर सोचने के बाद अरमान से अचानक से कहा, मिस्टर हैंडसम, हमें घूमने जाना है। उसकी बात सुनकर अरमान की भौएं उठाकर कहा, क्या कहा आपने, कहा जाना है? सुकून ने कहा, हमें सबके साथ घूमने के लिए कहीं बाहर, आप तो हमें कहीं लेकर ही नहीं जाते। इतना कहकर मासूम इससे पहले कि अरमान कुछ कह पाता, अरमान का मोबाइल रिंग हुआ। अरमान ने अपना मोबाइल उठाया और फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसकी भौएं आपस में सिकुड़ गई। अरमान के एक्सप्रेशन देखकर कार्तिक और आहिल भी सीरियस हो गए क्योंकि अरमान के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे। बाकी किसी ने ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया। अरमान वहां से उठा और मोबाइल लेकर छत के एक साइड में खड़ा हो गया। उधर से आवाज आई, कैसे हो अरमान? ये कोई और नहीं आर्यन था। अरमान ने कहा, मैं ठीक हूँ, आपने इतनी रात को कॉल क्यों किया? आर्यन की वहां से थोड़ी एक्साइटेड आवाज सुनाई दी। आर्यन ने कहा, अरमान, उसने अपनी पलकें खुली थी, मैंने देखा था, उसके हाथ में भी मूवमेंट हुई थी। आई थिंक वो रिकवर कर रही है और मैंने जब आज डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा उसे कभी भी होश आ सकता है। आर्यन की बात सुनकर अरमान, जो कि शांति से आर्यन की बात सुन रहा था, उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देने लगी। अरमान ने फिर भी अपने इमोशन को कंट्रोल किया और शांति से कहा, डॉक्टर ने कितने दिनों तक उन्हें होश आने के चांसेस है बताएं? उधर से आर्यन ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि अगले 1 हफ्ते में उसे कभी भी होश आ सकता है और डॉक्टर ने इसके 90% चांस बताए हैं। अरमान ने एक गहरी सांस ली और कहा, और बाकी 10%? आर्यन ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि 10% चांस है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल मूवमेंट हो, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने अपनी पूरी आंखें खोली और मुझे ध्यान से देखा था। उसने अपना हाथ उठाकर मेरी तरफ इशारा भी किया, पर इससे पहले कि मैं उसके पास पहुंचता वह वापस से पहले की तरह ही लेट चुकी थी। यह सब कहते हुए आर्यन की आंखों में गहरी उदासी थी और आवाज मायूसी से भरी, जिसे अरमान भी महसूस कर सकता था। अरमान ने कहा, ओके, मैं कल वहां आ रहा हूं। अरमान की बात सुनकर आर्यन ने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या तुम सच में आ रहे हो अरमान? अरमान ने बस अपना जवाब हाँ में दिया।
कुछ देर बात करने के बाद अरमान ने कॉल कट किया और वापस आकर बैठ गया। अरमान के वापस आते ही सुकून ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, हम जाएंगे ना घूमने। अरमान ने सुकून की तरफ देखा और प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहा, ठीक है एंजल, आप जो कहो। अरमान की हाँ सुनकर बाकी सबक 440 वोल्ट का झटका लगा। सबसे ज्यादा तो आहिल और कार्तिक को, पर उन्हें ये समझ आ रहा था कि इसका ताल्लुक जरूर उस फोन कॉल से था। तभी आहिल ने अरमान से कहा, और हम कहाँ जा रहे हैं अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के आहिल को देखा और कहा, गोवा। गोवा का नाम सुनते ही सब लोग एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगे और यह नाम सुनते ही आहिल और कार्तिक को कुछ बातें समझ में आने लगी। आहिल ने मन ही मन कहा, पिछले 4 सालों से आर्यन अंकल बुआ को लेकर वहीं पर है। पर अरमान एक बार भी बुआ को देखने नहीं गया और अचानक 4 साल बाद गोवा शायद हुआ, इतना सोचकर ही आहिल का दिल खुश हो गया। पर फिर उसने दूसरी संभावना के बारे में सोचा। फिर उसने अरमान के एक्सप्रेशन को देखा जो कि ना खुशी के थे ना दुख के। आहिल ये बात अच्छे से जानता था कि अगर बुआ को कुछ हो गया होता तो अरमान इतना शांत नहीं होता, इसलिए उसे बुआ के ठीक होने की संभावना ही लग रही थी। यह सोचकर कि आहिल ने अपनी एक्साइटेड आवाज को थोड़ा कंट्रोल करते हुए अरमान से कहा, अरमान, क्या हम वहां पर उस ले जा रहे हैं? हम वहां पर इसलिए जा रहे हैं। आहिल अजीब तरह से बात कर रहा था। आहिल की हिचकिचाहट महसूस करके अरमान ने कहा, हाँ, हम वहां इसलिए जा रहे हैं। अरमान की हाँ सुनकर कार्तिक और आहिल दोनों समझ के दोनों के फेस पर मुस्कुराहट आ गए। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था कि स्टोरी बोरिंग लग रही है। प्लीज यार 2-3 एपिसोड तक वेट करो, उसके बाद आपको ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि और यह ट्रिप बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। और आई एम सॉरी गाइस, मैं एपिसोड नहीं दे पाए। में मेरी भाई की तबीयत ठीक नहीं है और मेरा लिखने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, फिर भी मैं आज लिख रही हूँ। प्लीज यार आप 2 दिन तक वेट करो, उसके बाद आप लोग पक्का बोर नहीं होंगे, यह मेरा प्रॉमिस है। और मेरी तीसरी स्टोरी जिसका नाम था साइको किंग्स क्रूल लव, मैंने पॉकेट एफएम से हटा दी है और इससे मैंने प्रतिलिपि पर अपलोड किया है, वो इसी नाम से मिलेगी। तो आप सब लोग अगर उसे पढ़ना चाहते हो तो प्रतिलिपि पर देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो कमेंट में यह मत लिखना कि आप लोगों को मैं अपनी स्टोरी पढ़ने पर मजबूर करती हूँ। यार लिखना मेरा शौक है और पढ़ना आप लोगों का। आप लोगों की मर्जी, अच्छी लगती हो तो पढ़ो वरना रहने दो। बाय बाय गाइस, मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। ओके, गुड नाइट, सी यू सून। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अगले दिन सुबह राठौड़ मैंशन। इस वक्त हॉल में सभी राठौड़ फैमिली के लोग अपने लगेज के साथ मौजूद थे, क्योंकि रात में अरमान ने सबको हाल में ये बता दिया था कि कल वह सब लोग ट्रिप के लिए गोवा निकलने वाले हैं। कि सबने पूछा कि इतनी जल्दी और सबको जाने की क्या जरूरत है, पर अरमान ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। पर अब अरमान इतना पावरफुल बन चुका था कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अरमान से कुछ सवाल कर सके, इसीलिए सब लोग बिना किसी ना नुकुर के कल जाने के लिए रेडी हो गए थे। अभी सब लोग हॉल में अपने लगेज के साथ अरमान और सुकून का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सभी बच्चे भी आ चुके थे। तभी उन्हें सीढ़ियों से सुकून का हाथ पकड़कर अरमान आता हुआ दिखाई दिया। अरमान के हाथ में एक ट्रॉली बैग थी जो कि ज्यादा बड़ी नहीं थी और सुकून उछलते कूदते हुए आ रही थी, पर अरमान ने उसका हाथ स्ट्रांगली पकड़ रखा था जिससे कि सुकून गिरे ना। जब वो दोनों नीचे आए तब सीता जी ने अरमान से कहा, बेटा अब तो बताओ कि हम वहाँ क्यों जा रहे हैं। अरमान ने सीता जी को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा और कहा, आपको वहाँ पर जाकर पता चल जाएगा। असल में अभी तक राठौड़ फैमिली में किसी को नहीं पता था कि भैरवी जिंदा है, क्योंकि जब भैरवी कोमा में चली गई थी तब डॉक्टर ने कहा था कि भैरवी के बचने के चांस नहीं है, और इतनी मुश्किल से ही राठौड़ फैमिली भैरवी की यादों से निकली थी। इस वजह से अरमान ने कहा कि जब तक भैरवी ठीक नहीं हो जाती राठौड़ फैमिली में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि भैरवी जिंदा है।
आहिल और आर्यन को भी यह बात सही लगे और आर्यन भैरवी को लेकर गोवा चला गया। सीता जी ने अरमान को देखकर कहा, बेटा हम लोग कैसे जा रहे हैं? मेरे प्राइवेट जेट में। अरमान की बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। सभी लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए क्योंकि वहां पर ही अरमान का प्राइवेट जेट उन सभी का इंतजार कर रहा था। सभी लोग अलग अलग कार से गए थे। एक कार में सीता जी, अशोक जी, कबीर जी और आरती जी थे। सीता जी ने अशोक जी की तरफ देखकर मायूसी से कहा, आपको याद है हमारी गुड़िया हमेशा गोवा जाने की बातें करती थी। वह कहती थी कि उसका सपना है कि वह गोवा में बीच के पास एक घर बना कर रहे जिससे वह हर रोज समुद्र देख सके। पर हमारी बच्ची की इच्छा अधूरी रह गई। हमारी बच्ची बिना अपनी जिंदगी ठीक से जी इस दुनिया से चली गई। इतना कहते हुए सीता जी की आंखें भर आई थी। भैरवी हमेशा से गोवा में जाना चाहती थी पर उसकी सेफ्टी के लिए राठौड़ फैमिली ने उसे कभी गोवा नहीं जाने दिया था। और जब भैरवी लंदन से पढ़ाई करके वापस आए उसके बाद उसमें अरमान को संभालने के लिए अपने सभी सपनों को भुला दिया। और जब अरमान जीने लगा और भैरवी खुद अपनी जिंदगी में जीना चाहती थी तब उसकी जिंदगी में वह हादसा हो गया। ये सब सोचकर सीता जी की आंखों में आंसू आ गए। अशोक जी ने सीता जी के आंसुओं को पूछते हुए कहा, आप ऐसे रोया मत कीजिए। अगर हमारी गुड़िया आपको ऐसे देखती होंगी तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता होगा। वह हमेशा कहती थी ना, उन्हें आप हमेशा हंसती मुस्कुराती और उन्हें डांटते हुई अच्छी लगती है। तो आप हमारी गुड़िया के लिए ही सही उनकी याद में रोया मत कीजिए। सीता जी ने अशोक जी की बात पर हाँ में सर हिलाया और अपने आंसू पूछ लिया। सीता जी की बात सुनकर कबीर जी को भी भैरवी की याद आ रही थी। आखिर वह इन तीनों भाइयों की जान थी, इकलौती बहन। तीनों ने हमेशा उसे अपनी सर आंखों पर बिठा कर रखा था पर वह तीनों उसे बचा नहीं पाए। इस बात का गम आज भी तीनों भाइयों को होता था। पर अब कबीर जी के दिल में एक गर्माहट महसूस होती थी कि जिसने उनकी बहन के साथ इतना बुरा किया उनके बेटे ने उसे नर्क से भी बदतर सजा दी। बातें करते करते उनकी कार एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। सबसे पीछे अरमान की कार थी जिसमें सुकून और अरमान दोनों ही थे। सुकून अरमान की गोद में बैठकर चॉकलेट खा रही थी और अरमान कुछ इम्पोर्टेंट फाइल पढ़ रहा था। तभी अरमान का मोबाइल रिंग हुआ। अरमान ने कॉल पिक किया। कॉल पर आर्यन था। आर्यन ने अरमान से कहा। आर्यन की आवाज घबराई सी लग रही थी। अरमान को थोड़ा डर लग। अरमान ने कहा, क्या हुआ? आर्यन ने अपनी एक्साइटमेंट को कम करते हुए कहा, उसे फिर से होश आया था। उसने मुझसे बात की, उसने मेरा नाम ले। अरमान वही। यह सुनकर अरमान की हॉट बीट तेज हो गई, यह सोचकर ही कि उसकी बुआ शायद ठीक हो सकती है। अरमान के दिल में गर्माहट महसूस हो रही थी। अरमान पिछले 4 सालों से भैरवी से मिलने एक बार भी नहीं गया था क्योंकि अरमान अपनी बुआ को, जो हमेशा उसे परेशान करती थी, उनकी ऐसी हालत नहीं देख सकता था। आर्यन ने कई बार अरमान को कॉल किया कि वह एक बार आकर भैरवी से मिलने पर अरमान हमेशा मना करता था। अरमान का कहना था कि अगर उसकी बुआ उससे सच्चा प्यार करती थी तो उन्हें ठीक होना ही होगा ताकि उनका अरमान उनसे मिलने आए। बातें करते करते अरमान की कार भी एयरपोर्ट पर आ चुकी थी। कुछ ही देर बाद पूरी राठौड़ फैमिली और सभी बच्चे अरमान के प्राइवेट जेट में बैठे हुए थे और जाट गोवा के लिए उड़ान भर चुका था। जेट में कुछ प्राइवेट रूम्स भी थे। अरमान एक रूम में सुकून के साथ था। सुकून अरमान की गोद में बैठे हुए हैं सो रही थी क्योंकि सुकून एक नंबर की आलसी बच्ची थी और एयरपोर्ट आने की वजह से अरमान ने उसे जल्दी उठाकर रेडी किया था। अरमान ने कपूर फैमिली, जोशी फैमिली, सिंघानिया फैमिली सभी से परमिशन ले ली थी। इसी वजह से सभी बच्चे राठौड़ फैमिली के साथ गोवा जा रहे थे और अरमान को मना करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, इसलिए सभी ने अपने बच्चों को जाने के लिए हाँ कह दिया था। वैसे अरमान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर उनमें से कोई भी ना आए, पर सुकून की जिद थी कि वह सभी लोग जाए और अरमान अपने एंजल की विश कैसे पूरी ना करता। अरमान ने झुककर सुकून तब देखा जो उसकी गोद में बिल्ली के बच्चे की तरह सिकुड़कर सो रही थी। अरमान ने प्यार से उसके माथे पर किस की और कहा, एंजल आपको पता है मेरे लाइफ में एक और एंजल है।
सुकून जो अरमान की गोद में सो रही थी अरमान की बात सुनकर अचानक से आंखें मलते हुए उठ गई। दरअसल जब अरमान सुकून के सर को सहला रहा था तब सुकून की आंखें थोड़ी सी खुल गई थी, पर जैसे ही उसने अरमान की बात सुनी थी उसकी एक और एंजल है। सुकून ने झट से अपनी आंखें खोल दी और उठकर अरमान की गोद में बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। अरमान जो भैरवी की ख्यालों में खोया हुआ था, जैसे ही उसे सुकून के रोने की आवाज आई उसने सुकून की तरफ देखा जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मोतियों की तरह आंसू बहा रही थी। अरमान ने सुकून को अपने सीने से लगाकर कहा, क्या हुआ एंजल, आप रो क्यों रही हो? सुकून ने रोते हुए कहा, आपने कहा कि आपकी एक और एंजल है, आप गंदे हो, आपने हमें कहा था ना कि हम ही आपकी एंजल है, फिर आपने दूसरी एंजल क्यों ढूंढ? हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम अपने लिए दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लेंगे और उसे ही मिस्टर हैंडसम करेंगे। आप अब बदल जाओगे, आप हमारे लिए सौतन लाओगे। सुकून के मुंह से सौतन की बात सुनकर अरमान ने गुस्से से सुकून से कहा, ये सब आपने कहाँ से सीखा एंजल? सुकून ने रोते हुए मासूमियत से कहा, वह हमने टीवी में देखा था, जो हीरो था वह किसी और को ले आता है और अपनी वाइफ से कहता है कि अब वो उसकी सौतन है और उसे उसका घर छोड़कर जाना होगा। अरमान ने गुस्से से सुकून से कहा, और आपको किसने कहा ये बकवास टीवी सीरियल देखने को? सुकून ने मासूमियत से कहा, वह आरजू कहती है कि वह सब बहुत अच्छी सीरियल होती है, इसलिए हमने आरजू के साथ देखी। आप हमारे लिए सौतन आने वाले हो ना, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अरमान ने प्यार से सुकून का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आपसे किसने कहा? और रही बात सौतन की, तो इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों तक नहीं आने वाली, क्योंकि अरमान राठौड़ की जिंदगी में एक ही एंजल है और वह आप हो। अरमान की बात सुनकर सुकून ने कहा, पर अभी तो आपने कहा कि आपकी लाइफ में एक और एंजल है। सुकून की बात पर अरमान ने प्यार से सुकून के सर को सहलाते हुए कहा, वह मेरी लाइफ की एंजल थी, पर वो मेरी बुआ है। सुकून ने कहा, आपकी बुआ? पर हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। अरमान ने कहा, मैं आपको उनसे ही मिलवाने ले जा रहा हूँ, आप मिलोगी ना उनसे? सुकून ने अपना सर हाँ में हिलाया और अरमान से पूछा, पर आपकी बुआ तो घर पर नहीं रहती, वह कहाँ चली गई? अरमान ने कहा, वह हमसे नाराज है इसलिए वह हमारे साथ नहीं रहती, पर इस बार मैं उन्हें मना कर हमारे साथ रहने के लिए पक्का मना लूंगा। आप भी मेरी हेल्प करोगी ना एंजल, मेरी पहली वाली एंजल को मनाने में? सुकून ने गुस्से से कहा, आप उन एंजल मत कहो, आपकी एंजल सिर्फ मैं हूँ। सुकून ने ये सब बहुत मासूमियत से पाउट बनाकर कहा था। अरमान ने प्यार से उसके गालों पर किस करते हुए कहा कि आप ही मेरी एंजल हो, वह मेरी बुआ ही है। ओके। अरमान की बात सुनकर सुकून न खुशी से चहकते हुए कहा, हाँ ठीक है। दोपहर के करीब 2 बजे प्राइवेट जेट गोवा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। सभी लोग नीचे उतरे। एयरपोर्ट से बाहर ही करीब 20 कार्स का काफिला उन सब की राह में था। तभी उनमें से जो हैद था, जिसे अरमान ने गोवा में सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए पहले ही भेज दिया था, वह आगे आया और अरमान को ग्रीट करके कहा, सर हमने सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया है, आप सब अभी चलिए। अरमान ने कुछ नहीं कहा और अपना सर हाँ में हिला दिया। अरमान सुकून को लेकर एक कार में बैठ गया और बाकी सभी भी अलग अलग कार में बैठ गए। सभी कार के पीछे 2 कार बॉडीगार्ड्स की और आगे तो कार बॉडीगार्ड्स की थी। उनकी कार गोवा के सबसे लग्जरियस रिजॉर्ट ताज रिसोर्ट में आकर रुकी। यह पूरा रिसोर्ट अरमान में बुक किया हुआ था। सभी लोग अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले गए। अरमान सुकून को गोद में लेकर अपने रूम में चला गया। सुकून अपने टिमटिमाते आंखों से चारों तरफ देख रही थी। सुकून पहली बार अपने फैमिली के बिना ऐसे बाहर घूमने आई थी और वह भी अरमान के साथ। सुकून काफी एक्साइटेड थी। सुकून बार बार अरमान से गोवा से रिलेटेड सवाल कर रही थी और अरमान शांति से उसको जवाब दे रहा था। सुकून ने अरमान की तरफ देखा और अपने टिमटिमाती आंखों को लिंक करते हुए अरमान से कहा, मिस्टर हैंडसम, आपने कहा था कि आप हमें अपनी बुआ से मिलवाने लेकर चलोगे, हम कब जाएंगे?
अरमान ने सुकून को बेड पर उतारकर उसके सर को सहलाते हुए कहा, हम शाम को चलेंगे एंजल, पहले आप फ्रेश हो जाओ। सुकून ने आलसी बच्चे की तरह अपने दोनों हाथों को हवा में उठाया। अरमान उसका इशारा समझ गया। अरमान ने सुकून को अपनी गोद में उठाया और बाथरूम में चला गया। उसने सुकून को नहलाया और एक बाथरोब में लपेटकर बाहर आ गया। उसने सुकून को ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया और उसके बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगा। सुकून अरमान की तरफ देखते हुए अरमान के हर एक्शन को देख रही थी। सुकून ने अरमान से कहा, मिस्टर हैंडसम, हम शादी कब करेंगे? सुकून की बात सुनकर अरमान ने सुकून से कहा, एंजल, आपको ये सब कौन सिखा रहा है? पहले आपने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए सौतन लेकर आऊंगा, उसके बाद आप अभी से शादी की बात कर रहे हो। मुझे सच सच बताओ, ये सब आपको किसने सिखाया? सुकून ने अपनी नजरें झुकाकर कहा, हो मिस्टर हैंडसम, हमने सीरियल में देखा था, वह जो हीरोइन होती है ना, वह अपने हीरो से कहती है कि हम शादी कब करेंगे और आप तो हमारे हीरो हो ना, और हम आपकी हीरोइन के सब। सुकून बहुत ही ज्यादा मासूमियत से कह रहे थे। अरमान को उसकी मासूमियत पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। अरमान ने प्यार से सुकून के बालों को सुखाते हुए सुकून से कहा, एंजल, अभी आप छोटी हूँ और मैं अभी छोटा ही होना, जब हम बड़े हो जाएंगे तब हम शादी करेंगे। अरमान की बात सुनकर सुकून चहकते हुए कहा, सच में मिस्टर हैंडसम? अरमान ने सुकून की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, खुशी से। अरमान से, हम हमारी शादी बहुत बड़ी करेंगे, उसमें बहुत सारे कार्टून, चॉकलेट, पेस्ट्री। सुकून अपने अजीबोगरीब को बता रही थी कि उसे इस तरह से शादी करनी है। अरमान उसके बालों को कॉम्ब करते हुए उसकी सारी बातें सुन रहा था। चाहे सुकून दिन भर भी क्यों ना बोलते रहे, अरमान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अरमान को सुकून की मीठी आवाज सुनकर दिल में गर्माहट महसूस होती थी। भले ही अरमान ज्यादा बात ना करता हो, पर वह दिन भर सुकून की बातें सुन सकता था। अरमान सुकून के बालों को सुखाने के बाद सुकून को फिर से गोद में उठाया और बेड पर ले जाकर उसकी रोब को ओपन किया और फिर उसे एक नी लेंथ प्रिंटेड फ्लोरल फ्रॉक पहना है जो कि वाइट कलर की थी और उस पर बहुत सारे प्रिंटेड फ्लावर्स बने हुए थे। सुकून उस फ्रॉक में किसी परी की जैसी लग रही थी। सुकून ने गोल गोल घूमकर कहा, मिस्टर हैंडसम, हम कैसे लग रहे हैं? अरमान ने प्यार से सुकून को देखते हुए कहा, हमेशा की तरह ब्यूटीफुल। सुकून को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, वह तो हमें पता ही है, आप भी जल्दी से अच्छे कपड़े पहन लो, आपको भी तो हमें टक्कर देनी होगी ना, वरना क्या कहेंगे सब? सुकून इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल और मिस्टर हैंडसम को तो अच्छे से रेडी होना ही नहीं आता। सुकून की बात पर अरमान ने सुकून की तरफ देखकर कहा, ओह रियली एंजल? सुकून ने अपने टिमटिमाती आंखों को बार बार झपकते हुए कहा, हाँ मिस्टर हैंडसम, आप जल्दी जाइए, रेडी होकर आइए। अरमान ने अपने सामने खड़ी नन्ही शैतान को देखा जो अपने सामने बड़ों बड़ों को टिकने नहीं देती थी। अरमान ने अपना सर हिलाया और बाथरूम में खुद फ्रेश होने के लिए चला गया। कुछ ही देर बाद अरमान एक ब्लैक कलर की हाई नेक टी शर्ट और नीचे ब्लैक कलर का ट्राउजर पहन के बाहर आया। अरमान इस वक्त बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके गीले बाल जिनसे पानी टपक रहा था, वह अरमान को बहुत ज्यादा क्यूट लुक देख रही थी। अरमान को देखकर सुकून ने सीटी बजाकर कहा, मिस्टर हैंडसम, आप कितने ज्यादा हॉट लग रहे हो, आप ऐसे बाहर मत जाना वरना आप पर तितलियां मंडराएंगी। सुकून की बात सुनकर अरमान ने घूर कर सुकून को देखा और कहा, एंजल, आपने यह बात भी टीवी सीरियल से ही सीखी ना? सुकून ने हाँ में अपना सर हिलाया। अरमान ने सुकून को घूर कर देखा और कहा, आज से आपकी टीवी सीरियल देखना बंद, अब बहुत ज्यादा बुरी चीज है, सीख रही हो? अरमान की बात सुनकर सुकून ने अपना चेहरा मासूम सा बनाकर अरमान से, नहीं मिस्टर हैंडसम, अब आप हम पर यह जुल्म मत करो, हम बिना टीवी सीरियल के कैसे रहेंगे? सुकून की नौटंकी देखकर अरमान ने कहा, अब तो बिल्कुल भी आप टीवी नहीं देखोगी और देखोगी तो सिर्फ कार्टून, ये टीवी सीरियल आपका देखना बंद।
सुकून कहाँ? अरमान की बात सुनकर मुंह बन गया। सुकून में मुंह फुलाकर अरमान से कहा, ये तो हम पर जुर्म है। सुकून की बात सुनकर अरमान ने कहा, वह जुर्म नहीं, जुल्म होता है। सुकून ने मुंह बनाकर कहा, वही वही, पर फिर भी वह तो हम कर रहे हो ना आप, और हम खुद नहीं होने दे। नौटंकी करते हुए कह रही थी, अब ये सब बंद करो, हमें बुआ से मिलने जाना था, और जब हम नीचे जाएंगे तब आप किसी से नहीं बताओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। सुकून ने मासूम बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिलाया। दोनों रेडी होकर नीचे आ गए। तब तक पूरी फैमिली और सभी बच्चे भी आ चुके थे। सबने मिलकर दोपहर का लंच किया और अरमान ने सबको देखकर, हमें अभी कहीं निकलना है। सब लोगों ने अरमान को देखा। कबीर जी ने अरमान से कहा, हमें कहाँ जाना है अरमान ने कहा, वह आपको वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। अरमान की बात सुनकर कबीर जी को समझ में आ गया कि अरमान उन्हें कुछ नहीं बताने वाला। सभी लोग फिर बाहर निकल गए। बाहर एक मिनी बस खड़ी थी। ये बस अरमान ने सुकून के कहने पर मंगवाई थी, क्योंकि सुकून ने अरमान से कहा था कि वह सबके साथ घूमना चाहती है। मिनी बस देखकर सभी बच्चे खुश हो गए। आरजू और दिव्या दौड़कर बस में चढ़ गई। सुकून भी जाना चाहती थी, पर अरमान ने उसका हाथ पकड़ के रखा हुआ था। सुकून मुंह बनाकर अरमान के साथ आ रही थी। अरमान सुकून को लेकर पीछे की सीट पर बैठ गया। बाकी सब बस में बहुत एंजॉय कर रहे थे। बड़े सीट के आगे बैठे हुए थे और बच्चे सभी सीट के पीछे। कुछ ही देर बाद उनकी बस गोवा के एक बहुत बड़े विला के बाहर आकर रुकी। विला बीच के बहुत नजदीक था। विला से पूरा बीच दिखाई देता था। विला के दोनों साइड बहुत बड़े बड़े गार्डन थे, जिसमें रेड रोड से इसके फूल लगे हुए थे। वह विला दिखने में बहुत खूबसूरत था। सभी लोग बस से नीचे उतर गए। सीता जी ने अरमान से कहा, बेटा हम यहाँ क्यों आए हैं? अरमान ने विला के अंदर सुकून को ले जाते हुए कहा, अंदर चलिए, सब पता लग जाएगा। सब लोगों ने अरमान की बात मानते हुए विला के अंदर अपने कदम रखे। पता नहीं क्यों, पर सीता जी को अंदर जाते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई अपना यहाँ हो। सीता जी ने अशोक जी से आहा, पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसा यहाँ हमारी कोई पुरानी चीज या फिर हमारा कोई करीबी हो। सीता जी की बात पर अशोक जी ने कहा कि आप कैसी बात कर रही है सीता, हम तो यहाँ पर पहली बार आए हैं। सीता जी को भी अशोक जी की बात सही लगी, क्योंकि वह पहली बार गोवा आए थे। ज्यादातर वह लोग घूमने के लिए राजस्थान या फिर गुजरात जैसी जगहों पर जाया करते थे, क्योंकि उनकी फैमिली काफी ट्रेडिशनल तरह की थी। पर इस बार अरमान के कहने पर वह लोग गोवा आए थे। वह सब लोग जब हॉल में आए तब उन्होंने देखा वहां पर हाल के बीचों बीच एक आदमी बैठा हुआ है। उसका और किसी राजा की तरह था। उसे देखते ही सीता जी के मुंह से निकला, आर्यन। आर्यन जो कि डॉक्टर के साथ बात कर रहा था। जैसे ही उसने अपना नाम सुना, उसने नजर घुमा कर देखा तो पूरी राठौर फैमिली उसके सामने खड़ी थी। अरमान ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए वह थोड़ा शॉक हुआ, पर फिर उसे लगा कि शायद अरमान सबको बताना चाहता हूँ, इसलिए उसने सबको देखकर ग्रीट किया। सीता जी, अशोक जी, कबीर जी ने अरमान की तरफ देखा और कहा, अरमान ये क्या है? अरमान ने कहा, अंदर चलिए, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। आर्यन भी उन लोगों के साथ ही आने लगा। सब लोग सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर एक रूम जिससे पूरा समुंदर दिखता था, वहां पर आए। रूम का डोर अरमान ने खोला। अरमान के हाथ थर थर कांप रहे थे। अरमान का ये रिएक्शन देखकर सीता जी, अशोक जी, कबीर जी, ओम जी, साक्षी जी, सब लोग हैरान थे, क्योंकि उन्होंने अरमान को बचपन से ही एक टफ मन की तरह देखा था। अरमान ने रूम का डोर ओपन किया। रूम बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें 50 लोग आराम से एक साथ एंटर कर सकते थे। रूम बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। पिंक और व्हाइट कलर की थीम से पूरा रूम सजाया गया था, और रूम के बीचों बीच किंग साइज बेड पर एक लड़की जिसने हॉस्पिटल का गाउन पहने हुए था, वह लेटी हुई थी। उसके आसपास कई सारी मशीनें लगी हुई थी। सबसे पहले अरमान रूम में अंदर आया। अरमान के पीछे ही सभी लोग रूम में आए। बेड पर लेटी हुई लड़की को देखकर पूरी राठौड़ फैमिली अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ी हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग जो देख रहे हैं क्या वह सच है।
सीता जी और अशोक जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। सीता जी ने अपनी कपकपाती आवाज में आर्यन को देखा और कहा, हमारी गुड़िया जिंदा है। उनकी आंखों में आंसू देखकर आर्यन ने अपना सर बस हाँ में हिला दिया। आर्यन की बात सुनकर सीताजी आगे बढ़ी और गुस्से से एक थप्पड़ उन्होंने आर्यन के गाल पर मार दिया। तो क्या होगा पूरी राठौड़ फैमिली का रिएक्शन भैरवी को देखने के बाद, और क्यों मारा सीता जी ने आर्यन को थप्पड़, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर।